हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। तो चलिए एनटीपीसी, जेएसएससी, जेपीएससी, बिहार एसआई या जितने भी एग्जाम आने वाला है उसको देखते हुए हर सब्जेक्ट से जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं उसको लेकर आ रहा हूं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पादप जगत का वर्गीकरण, जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। पादप जगत को एकलर द्वारा दो भागों में बांटा गया, एक अपुष्पोद्भिद और दूसरा पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को हम लोग तीन भाग में बांटे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत तीन आते हैं, जीवाणु, शैवाल और कवक, जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा किए थे कि पादप जगत का सबसे बड़ी समूह जो है थैलोफाइटा है, सबसे अधिक प्रजाति जो है ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। अब पुष्पोद्भिद को अनावृत बीजी और आवृत बीजी में वर्गीकृत किया गया है। अनावृत बीजी का अर्थ हो गया नग्न बीजी, इसी को हम लोग को आज पढ़ना है। आवृत बीजी को दो भागों में बांटे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप लास्ट क्लास पादप जगत का वर्गीकरण क्लास 1 देख सकते हैं। इसके बाद इसको आप देखिए, निश्चित तौर पर समझ में आएगा। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा भी जाता है। तो चलिए आज हम लोग अनावृत बीजी के बारे में देखेंगे, इसका आर्थिक महत्व के बारे में देखेंगे, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अनावृत बीजी, नग्न बीजी, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके पहले समझिए कि अनावृत बीजी कहते किसको हैं। अनावृत बीजी का अर्थ हुआ, नग्न बीजी का अर्थ हुआ कि जिस पेड़ का बीज जो है वो फल का अंदर नहीं रहता है। ये फल जो हो गया इसके अंदर बीज नहीं होता है, उसको कहेंगे अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में फल के अंदर बीज नहीं होता है। क्या होगा कि इसका जो शाखा है इसी में आपका बीज रहेगा, छोटा छोटा या बड़ा बड़ा, यहाँ जो है इस प्रकार से, या इसका तना में ही बीज रहेगा। और इसका जो जड़ होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है। जड़ क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित होता है, उसको अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहा जाता है। तो केवल ये माइंड में रखना है कि नग्न बीजी में बीज जो है वो फल का अंदर नहीं होता, वो क्या होता है? शाखा पर या तना पर होता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनावृत बीजी के पहले नाम देख लेते हैं, इसके बाद जो उसका आर्थिक महत्व है, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखिए देवदार पेड़ के आप नाम सुने होंगे। इसके बाद चीड़ का नाम सुने होंगे। ये सब क्या है? नग्न बीजी, मतलब इसमें बीज जो है फल के अंदर नहीं होता है। इसके पास पाइनस का नाम सुने होंगे। इसके बाद स्प्रूस का नाम सुने होंगे, स्प्रूस। इसके बाद जो है आप साइकस का नाम सुने होंगे। इसके बाद जो है सिकोया का नाम सुने होंगे। इसके बाद जो है आप टैगा वनस्पति के नाम सुने होंगे, टैगा, जिसको हम लोग शंकुधारी कहते हैं या जिसको कोणधारी कहते हैं, इत्यादि। ये सब क्या है? नग्न बीजी है। देखिए यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से तो बहुत सारा प्रश्न है जिसको हम लोग अभी आर्थिक महत्व में देखेंगे, लेकिन देखिएगा वो विश्व का सबसे, चाहे किसी प्रकार का पेड़ पौधा हो, सबसे ऊंची पेड़ जो है या सबसे लंबी पेड़ जो है वो किसका पाया जाता है? सिकोया का पाया जाता है। यानी विश्व के सबसे ऊंची पेड़ कौन है? सिकोया। मान लेते हैं कि हम लोग सिकोया है, समझ गए। सिकोया का जो है 120 मीटर से अधिक जो है ऊंचाई होता है, लगभग 120 मीटर के होता है। यानी विश्व के सबसे लंबी या ऊंची पौधा कौन है, पेड़ कौन है? सिकोया। और सबसे बड़ी बीजांड जिसमें बीज पाया जाए, सबसे बड़ा बीजांड, यानी सबसे बड़ा बीज जो है बीजांड किस में पाया जाता है? साइकस का पेड़ में। दो प्रश्न भी आई है, पूछता है कि सबसे बड़ा बीजांड किस पौधा में पाया जाता है? साइकस में। और सबसे लंबी, मतलब विश्व का सबसे लंबी पौधा कौन है? सिकोया।
सिकोया का लगभग ऊंचाई कितना होता है? 120 मीटर। अब आइए इसका हम लोग आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ते हैं, यानी नग्न बीजी अनावृत बीजी के आर्थिक महत्व क्या है। तो अनावृत बीजी या नग्न बीजी का आर्थिक महत्व के बारे में देखेंगे, जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे साबूदाना, साबूदाना पूछता है कि साबूदाना जो है किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल पूछता है कि तारपीन का तेल जो है किस पौधा से प्राप्त किया जाता है। फिर पूछता है आपका कि स्याही प्लस चमड़ा किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। वार्निश, पेंट, पॉलिश किस पौधा से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद पूछता है सेड्रस का तेल किससे प्राप्त किया जाता है और किससे प्राप्त किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखे होंगे ये दोनों प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि साबूदाना किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है और तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो साबूदाना जो है साइकस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल जो है चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है, चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। स्याही या चमड़ा जो है, वार्निश, पेंट, पॉलिश जो है वो टैगा वनस्पति से या शंकुधारी या जो है कोंधारी जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार के पेड़ से रेजिन निकाल के तैयार किया जाता है, जिसके बारे में अभी हम बोलेंगे। सिट्रस का तेल जो है वो आपका देवदार के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। और फर्नीचर जो है वो आपका हो गया, जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, पाइन्स हो गया, ये सब से जो है फर्नीचर बनाया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपको साबूदाना और तारपीन का तेल। कभी कभी ये भी पूछता है कि कागज किस प्रकार के वन से प्राप्त किया जाता है। तो टैगा और शंकुधारी नामक वन से जो है कागज की लकड़ियाँ प्राप्त की जाती है, यहीं से कागज बनाया जाता है। उसको भी माइंड में लिख लीजिएगा आप। तो देखिए साइकस नामक पेड़ से जो है साबूदाना तैयार किया जाता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछता है कि साइकस के किस भाग से। तो देखिए ताना से जो है, साइकस के ताना से मंड निकाल कर आपका जो है मंड द्वारा क्या बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है। साइकस के पेड़ के ताना से मंड निकाल कर क्या बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है। तो जैसा प्रश्न पूछेगा यहाँ से आप जवाब दे पाइएगा। इसके बाद तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है, वो चलेगा। और स्याही या चमड़ा जो है टेनिन के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। वार्निश, पेंट या पॉलिश टैगा नामक या शंकुधारी नामक वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के जो पेड़ होता है उससे रेजिन निकाल कर और इससे जो है रेजिन द्वारा बनाया जाता है। यानी वार्निश, पेंट, पॉलिश जो है टैगा या शंकुधारी पेड़ पौधा के रेजिन निकालकर बनाया जाता है। सेड्रस का तेल जो है देवदार के पेड़ से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। फर्नीचर जो है चीड़ हो गया, देवदार हो गया, स्पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, फर्श, ये सब जो है फर्नीचर बनाने में प्रयोग लाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि कागज की लकड़ियाँ किस प्रकार के वन से प्राप्त किया जाता है, तो टैगा या शंकुधारी वन से जो है यहाँ से कागज बनाया जाता है। यानी कागज की लकड़ियाँ कहाँ से प्राप्त होता है, टैगा या शंकुधारी वन से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें अनावृत बीजी या नग्न बीजी का आर्थिक महत्व। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग फल के बारे में देखते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछता है कि कौन सा सत्य फल है और कौन सा असत्य फल है या कौन सा सरल फल है। आइए उसको देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पुष्प का मुख्य भाग। पुष्प का मुख्य भाग
देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। पुष्प का मुख्य भाग, इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग फल के बारे में पढ़ेंगे। तब पुष्प का जो है मुख 4 भाग होता है। जो भी आई है प्रश्न पूछने की संभावना होता है बाह्य दल पुंज, क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज। फूल के जो सबसे बाहर में होता है उसको बोला जाता है बाह्य दल पुंज। इसके बाद बोलते हैं दल पुंज, दल पुंज, समझ गए। इसके बाद बोला जाता है पुमंग, पुमंग, यानी तीसरा परत जो है, दूसरी परत को क्या बोलेंगे, दल पुंज, और तीसरी परत को क्या बोलेंगे, पुमंग, और जो सबसे अंदर होता है उसको बोलते हैं जयांग, जयांग। यानी पुष्प का कुल कितना भाग होता है, मुख्य रूप से 4 होता है। सबसे बाहर में जो होता है उसको बाह्य दलपुंज कहा जाता है। उसके बाद दूसरी परत जो होता है दलपुंज कहलाता है। तीसरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, और जो सबसे अंदर होता है उसको जयांग कहा जाता है। अब देखिए कैसे प्रश्न पूछ सकता है। ये दोनों जो है बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इसको कहा जाता है सहायक अंग, या कह सकते अनावश्यक, अनावश्यक अंग। यानी पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक अंग किसे कहा जाता है, बाह्य दलपुंज या दलपुंज को, समझ गए। और इसे कहा जाता है दोनों को आवश्यक अंग, आवश्यक अंग। यानी पुष्प का आवश्यक अंग कौन है, पुमंग और जयांग। अब देखिए ये दोनों से प्रश्न पूछने की संभावना अधिक होता है। यानी अब इसको देखिए इस प्रकार से याद कर लीजिए, पुष्प का नर भाग, नर भाग को क्या कहा जाता है, पुमंग, और पुष्प का मादा भाग को क्या कहते हैं, जयांग। यानी नर, नर यानी देखिए पु से पुरुष और न से नर, यानी पुमंग को क्या कहेंगे, नर भाग। यानी नर जनन, जनन अंग होता है। यानी पुष्प का नर जो है जनन अंग क्या कहलाएगा, पुमंग। पुष्प का नर जनन अंग क्या होगा, पुमंग, और पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाएगा, जयांग। यानी जाया वचन ऐसे भी स्त्री है तो समझ लीजिएगा स्त्री का भाग हो गया जयांग, और पु से पुरुष होता है तो पुमंग जो है वह जो है नर में पुरुष की तरह कार्य करता है, यानी नर भाग है और नर का जनन अंग होता है पुमंग, समझ गए। यानी पुष्प का कुल कितने भाग हो गया, 4, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, जिसमें मुख्य रूप से पुमंग और जयांग जो है जनन अंग होता है। यानी पुष्प का जनन अंग होता है कौन, पुमंग और जयांग दोनों, जिसमें पुमंग जो है नर जनन अंग होता है और जयांग जो है वो मादा जनन अंग होता है। इसको माइंड में आपको रखना है। अब आइए हम लोग फल के बारे में देखेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए फल क्या है, फल का निर्माण जो है अंडाशय से होता है। फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। मुख्य रूप से आप समझिए कि जो परिपक्व अंडाशय है वही फल कहलाता है। यानी फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। लेकिन अब आइए हम लोग देखते हैं कंपैरिजन दृष्टिकोण से इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे बहुत ही जटिल है लेकिन जैसा प्रश्न पूछा जाता है उसी दृष्टिकोण से इसको हम बांट रहे हैं। एक हो गया आपका सत्य फल, सत्य फल, और एक हो गया असत्य फल, असत्य फल, और एक हो गया आपका सरल फल, सरल फल। इस प्रकार से बांटा नहीं जा सकता है लेकिन हम कंपटीशन के लिए इसको बांटे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य फल है, निम्नलिखित में कौन असत्य फल है और निम्नलिखित में कौन सरल फल है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो फल का निर्माण जो है कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है, अंडाशय। यानी फल का निर्माण जो है अंडाशय से होता है। और आप कह सकते हैं कि जब
परिपक्व अंडाशय हो जाता है तो वही फल कहलाता है, यानी मुख्य रूप से अंडाशय ही फल कहलाता है। अब देखिए कि ये हो गया आपका कोई पेड़ पौधा हम ले लिए, समझ गए, और इसमें अगर केवल अंडाशय जो है फल बनने में भाग लेता है, केवल अंडाशय से जिस फल का निर्माण होता है उसको कहते हैं सत्य फल। केवल अंडाशय जिसमें रहेगा उसको कहेंगे सत्य फल। और अंडाशय के बाद अंडाशय के साथ साथ आपका जो है पुष्प का अन्य भाग भी उसमें भाग लेता है। अंडाशय के साथ और कुछ उसमें भाग ले लेता है, तो उससे जो फल का निर्माण होता है उसको बोलते हैं असत्य फल। सत्य फल में केवल जो है अंडाशय से फल का निर्माण होता है, और असत्य फल में अंडाशय के साथ और कुछ भाग जो है उसमें भाग ले लेता है, उसको कहते हैं असत्य फल। जैसे यहाँ पे कटहल, अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग भी इसमें साथ ले लेता है, इसलिए क्या हो गया असत्य फल। और बाकी हम सत्य फल और असत्य फल का नाम लिखेंगे। चलिए पहले उसको लिख देते हैं, सत्य फल कौन कौन सा है और असत्य फल कौन कौन सा है। तो सत्य फल का 2-4 उदाहरण देख लीजिए। जैसे आम में केवल जो है अंडाशय भाग लेता है, इसलिए क्या हो गया सत्य फल। इसके बाद अंगूर में जो है केवल अंडाशय भाग लेता है, इसलिए बोलेंगे सत्य फल। इसके बाद देखिए पपीता में जो है केवल अंडाशय भाग लेता है, इसलिए बोलते हैं सत्य फल। केला में जो है केवल अंडाशय भाग लेता है, इसलिए इसको बोलेंगे सत्य फल। तो जिस फल का निर्माण सिर्फ अंडाशय से होता है उसको हम लोग बोलेंगे सत्य फल। असत्य फल में होगा क्या कि अंडाशय के साथ साथ और जो है पुष्प का कुछ भाग मिल जाता है, उसको बोलते हैं असत्य फल। असत्य फल का उदाहरण में सबसे महत्वपूर्ण है कटहल किस प्रकार का फल हो गया असत्य फल। और इसके बाद जो है सेब, तो इस प्रकार जो है असत्य फल का उदाहरण आप लिख सकते हैं। अब आइए, क्योंकि कटहल में अंडाशय के साथ साथ पुष्प का अन्य भाग भी साथ लेता है, सेब में अंडाशय के साथ साथ पुष्प का और भाग साथ लेता है, इसलिए इसको बोलेंगे असत्य फल। तो एग्जाम में सत्य फल और असत्य फल से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए सरल फल। तो देखिए सरल फल कहते किसको हैं? सरल फल किसको कहिएगा? जब अंडाशय से सिर्फ एक फल का निर्माण होता है। अंडाशय से सिर्फ एक फल का, जिस पेड़ में अंडाशय से सिर्फ एक फल का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं सरल फल। जैसे आप देख लीजिएगा केला, जैसे आप देख लीजिए खीरा, जैसे देख लीजिए नींबू, जैसे देखिए पपीता, फिर देखिए नारियल, फिर देखिए ककड़ी, फिर इस प्रकार से बहुत सारा है, उसको सरल फल बोलते हैं। तो देखिए सत्य फल क्या है? जिस फल का निर्माण सिर्फ अंडाशय से होगा इसको बोलेंगे सत्य फल। और सत्य फल में जिसका निर्माण अंडाशय के साथ पुष्प का अन्य भाग भी साथ लेगा उसको असत्य फल बोलेंगे। और सरल फल किसको बोला जाता है? जिस पौधा में, पेड़ पौधा में अंडाशय से सिर्फ एक जो है फल का निर्माण होता है, एक फल का निर्माण होता है, एक अंडाशय से एक फल का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सरल फल। जैसे केला हो गया, खीरा हो गया, नींबू हो गया, पपीता हो गया, नारियल हो गया, ककड़ी हो गया, अनार हो गया, मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया ना, तो ये सब क्या है? सुपारी हो गया, ये सब जो है सरल फल है। तो इस प्रकार से जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लिखवाएं। आपका भी दायित्व है कि इसको आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बना के कम से कम एक बार पढ़ के रख लीजिए। देखिए ऐसे भी कहा जाता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो आसानी से आपका माइंड में नहीं जाता है, समझ गए? थोड़ा सा इसको आपको देखना पड़ेगा, एक बार दो बार देख लीजिए, लिख लीजिए, इसको माइंड में रखिए। देखिए जो आपको रिजल्ट देगा ना तो थोड़ा सा आपका माइंड को तकलीफ देगा, इसलिए इस सब पॉइंट को आप पढ़िए,
नहीं भी जी करता है, नहीं भी मन करता है, फिर भी इस पॉइंट को आप पढ़िए। इसके बाद जो है फल और उसके खाने योग्य भाग, तो आप बुक से भी लिख सकते हैं या बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं लिखवा भी दूंगा। जो प्रश्न जहाँ जहाँ से पूछा जाता है, जैसे बहुत बार पूछा गया है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, एरिल भाग खाया जाता है। लीची का कौन सा भाग, एरिल भाग खाया जाता है। आम का कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल भीति खाया जाता है। गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूण खाया जाता है। और नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूण पोष खाया जाता है। इस प्रकार से आपको बुक में भी मिलेगा, उसको लिख लीजिएगा। इस प्रकार से जो है आपका पादप जगत का वर्गीकरण होता है समाप्त। पादप जगत का वर्गीकरण से जितना प्रश्न पूछा जाता है, यदि आपको लगता है कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। उसी आधार पर जो है हम उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।